एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिर से अपनी वही सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए यूपीटीजीटी ऑथर्स एंड देयर वर्क। जैसा कि इसकी न्यूज भी आ गई है कि हमारा जनवरी में पेपर हो सकता है, तो बी रेडी फॉर द एग्जाम। और हम जॉन गाल्सवर्दी को डिस्कस कर रहे थे, तो हम इन्हीं को कंटिन्यू रखेंगे। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स में फोरसाइट सागा ट्रिलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है, और इनके कुछ जो इनके प्लेस हैं जैसे सिल्वर बॉक्स स्ट्राइप, उसको भी बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम इनके वर्क्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो जस्टिस आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, 1910 में पब्लिश हुआ था। बेसिकली जो ये वर्क है जस्टिस, ये एक क्रिटिसिज्म है किस पे, तो ब्रिटिश जुडिशरी सिस्टम, ब्रिटिश प्राइजनर सिस्टम, ब्रिटिश लीगल सिस्टम पे ये एक तरीके का क्रिटिसिज्म है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन विद वेरी वार्म वेलकम। फर्स्ट जो स्लाइड है उसमें हम ऑथर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। जॉन गाल्सवर्दी जो है, उनका जो जन्म हुआ था 1867 में हुआ था, 1933 में इनका डेथ हो गया था। 20th सेंचुरी के एक इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर हैं, प्ले राइट हैं, और इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज भी मिला था 1932 को। इन्होंने अपने करियर में लगभग 20 नॉवेल्स, 27 प्लेस, 173 शॉर्ट स्टोरीज को लिखा था। द फोरसाइट सागा एक इंपॉर्टेंट ट्रिलॉजी है जिसको हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है, जिसमें आपको 3 इंटरल्यूड्स भी मिलेंगे और 3 ट्रिलॉजी भी मिलेंगी। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। अगर नहीं देखा है तो जाके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे टीजीटी ऑथर्स एंड देयर वर्क्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको ये सारे वर्क्स कंप्लीट दिखेंगे। ओके, तो एक स्यूडोनियम भी इनका है, तो स्यूडोनियम ध्यान से देख लीजिए। इनको एक स्यूडोनियम क्या होता है, जिससे मतलब कोई लेखक अपनी कविताएं लिखता है या वर्क्स लिखता है तो उसको स्यूडोनियम बोलते हैं, यानी उसके नाम के अलावा कोई उपनाम है ना, तो वो बोलते हैं स्यूडोनियम। तो स्यूडोनियम क्या था, तो जॉन सिंह जॉन इनका एक स्यूडोनियम था। तो इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन। अब प्ले के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जस्टिस जो प्ले है ये पब्लिश हुआ था, परफॉर्म हुआ था 1910 में। जॉन गाल्सवर्दी का ये थर्ड प्ले है ये, और ये एक सोशल ड्रामा है जो कि क्रिटिसाइज करता है ब्रिटिश जुडिशियल एंड प्राइजनर सिस्टम ऑफ द टाइम, यानी प्राइजनर यानी कि कैदियों को किस तरीके की जो सजा होती थी उस पे ये क्रिटिसिज्म करता है, और ब्रिटिश जो न्याय व्यवस्था है उस पे ये क्रिटिसिज्म करता है। जो ये स्टोरी है, जो प्ले का जो फोकस है वो मेन एक क्लर्क है, यंग क्लर्क विलियम फाल्डर, जो मेन प्रोटेगोनिस्ट है इस प्ले का। उसकी लाइफ पे ये फोकस करता है, किस तरीके से जो इसका इमोशनल नेचर है कि वो किसी का, उसकी जो काइंडनेस है वो किस तरीके से उसके डाउनफॉल का कारण बनता है। यानी कि एक विमेन है, उसकी उसकी ये हेल्प करना चाहता है क्योंकि उसका जो हस्बैंड है वो बहुत ज्यादा अब्यूजिव है, उसको मारता पीटता है। तो उससे अलग करने के लिए, उसे हेल्प करने के लिए ये जो फाल्डर है उसकी हेल्प करता है, और ये कंपनी के करप्शन के चार्ज में फंस जाता है। द प्ले इज डिवाइडेड इनटू 4 एक्ट, यानी कि अभी तक हम देख रहे थे 3 एक्ट्स होते थे, बट यहाँ पे आपको 4 एक्ट्स मिलेंगे इस प्ले में, जस्टिस में। तो यहाँ आपके सामने कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स के थ्रू हम पूरी स्टोरी को समझने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा, वरना आपके दिमाग से स्टोरी ऐसे निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा। तो विलियम फाल्डर यहाँ पे मेन प्रोटेगोनिस्ट कैरेक्टर है इस प्ले का। विलियम फाल्डर ये है जूनियर यंग जूनियर क्लर्क ऑफ द कंपनी। ओके, कंपनी। और रुथ हनीविल क्या है, ये मैरिड है, और इसको लव इंटरेस्ट किसमें है, फाल्डर में लव इंटरेस्ट है इसको, और ये अपने अब्यूसिव हस्बैंड से बहुत ज्यादा तंग आ गई है क्योंकि वो उसको बहुत ज्यादा मारता पीटता है। ओके, तो इससे बहुत ज्यादा तंग आ गई है, और ये हेल्प मांगने के लिए किसके पास जाती है, विलियम फाल्डर के पास। ओके, और यहाँ पे आपको एक और कैरेक्टर मिलेगा, रॉबर्ट कॉक्सन कौन है, ये हेड क्लर्क है, यानी कि इससे सीनियर है, विलियम फाल्डर से सीनियर है, हेड क्लर्क है। बहुत ही लीनियंट गाय है, बहुत ही काइंड नेचर का है, सॉफ्ट हार्टेड है और सिंपैथेटिक है। जेम्स हाउ एंड वॉल्टर हाउ, तो यहाँ पे ये दोनों हैं, जेम्स हाउ एंड सन नाम से इनकी कंपनी है। तो ये दोनों हैं यहाँ पे, ये ठीक है। और यहाँ पे अभी तो इतना समझिए, ठीक है। तो विलियम फाल्डर एंड रूथ हनीवेल, रॉबर्ट कॉक्सन और जेम्स हाउ, वॉल्टर हाउ। ओके, ये कुछ मेंबर्स हैं हमारे एक्ट फर्स्ट में, आपको देखने को मिलेंगे। एक्ट फर्स्ट में क्या होता है कि ऑफिस में विलियम फाल्डर होता है,
और रॉबर्ट कॉक्सन होता है। इस लेडी रुथ हनीवेल की एंट्री होती है और ये पूछती है उस ऑफिस में विलियम फाल्डर कहाँ है, तो रॉबर्ट कॉक्सन जो होता है उससे मिलने की इजाजत दे देता है, पता देता है कहाँ पे बैठा है। जाके उससे मिलती है और अपनी जो हेल्प होती है उस मांगती कि वो अपने अब्यूसिव हस्बैंड से बहुत ज्यादा तंग आ गई हो गई है और उससे लव इंटरेस्ट था, तो वो दोनों क्या प्लान कर रहे थे कि वो दोनों भागने वाले हैं, बहुत जल्दी वो इस शहर से भागने वाले हैं दोनों एक साथ। अब क्या होता है कि इन दोनों की एंट्री होती है जेम्स हाउ एंड वॉल्टर हाउ। ये ऐसा मतलब इंक्वायरी होती है, उसमें पता चलता है कि अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ी है, 9 पाउंड्स की जगह 90 पाउंड्स निकाले गए हैं। तो ये चीज जब इनको पता चलती है तो इसकी ये इंक्वायरी करते हैं और इंक्वायरी में रॉबर्ट कॉक्सन जो है ये कंफर्म करता है कि ये सारा काम विलियम फाल्डन ने किया। और जब कैशियर से कंफर्म किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है कि कौन है जो पैसे निकालने के लिए आया था, तो विलियम फाल्डर ही होता है। विलियम फाल्डर को पकड़ा जाता है, उससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, कि तुम ही ने ऐसा किया। तो विलियम फाल्डर जो है बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपना जुर्म जो है कबूल कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है और इससे प्रार्थना करता है कि मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मैं रुथ हनीवेल की मदद करना चाहता था, क्योंकि उसका अब्यूसिव हस्बैंड से वो बहुत ज्यादा परेशान थी और उसके साथ वो भागने का प्लान था। तो जेम्स हाउ और वॉल्टर हाउ जो है ये बहुत ही कट्टर होता है, इसको बिल्कुल भी दया नहीं आती। माफी मांगने के बाद भी वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जो लीगल सिस्टम है, दोनों वह लीगल सिस्टम को बहुत ज्यादा मानते हैं, तो दोनों कहते हैं कि तुम लीगल सिस्टम से होकर तो जाना पड़ेगा, जो भी हमारी ब्रिटिश जुडिशरी सिस्टम कहेगी वही उसी के अकॉर्डिंग चीजें होंगी। ओके, तो यहाँ पे एक्ट 1 हमारा कंप्लीट होता है। अब हमारा जो एक्ट 2 स्टार्ट होता है वो कोर्ट रूम में स्टार्ट होता है। कोर्ट रूम में आपको यहाँ पे हैरोल्ड क्लीवर दिखेगा। हैरोल्ड क्लीवर जो है ये किसके सपोर्ट में लड़ रहा है अपना केस, तो ये लड़ रहा है विलियम फाल्डर के सपोर्ट में। और मिस्टर फ्रोम जो है, मिस्टर फ्रोम यहाँ पे किसके सपोर्ट में है? मिस्टर फ्रोम है जेम्स हाउ एंड वॉल्टर हाउ के सपोर्ट में केस लड़ रहे हैं। तो हैरोल्ड क्लीवर तमाम दलीलें देता है कि क्यों भाई ऐसा किया विलियम फाल्डन ने, और उसका नेचर ऐसा है, गलती हो गई, उसको माफ कर दें, उसको एक और मौका देना चाहिए क्योंकि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और किसी की मदद करने के लिए उसने ऐसा किया था। और रुथ हनीविल भी ये कंफर्म करती कि हाँ मेरी वजह से ये। लेकिन क्या होता है इन सब चीजों के बावजूद भी मिस्टर फ्रोम जो होता है ये वो बिल्कुल इन सारी चीजों को नेग्लेक्ट कर देता है और उसको मुजरिम साबित कर देता है कि हाँ ये गलत है, उसको सजा होनी चाहिए। इन सारी दलीलों के बाद जज जो होता है वो इसके अगेंस्ट ही फैसला करता है विलियम फाल्डर के, और उसको 3 महीने की जेल हो जाती है। इस जगह पे हमारा एक्ट 2 खत्म होता है। एक्ट 3 अब की बारी आती है जब वो जेल में होता है और जेल में उसे मिलने जाता है रॉबर्ट कॉक्सन। रॉबर्ट कॉक्सन को बहुत दया आती है उस पे और वो जो जेम्स हाउ और वॉल्टर हाउ से प्रार्थना करता है कि उसकी सजा को कम करना चाहिए और उसे रुथ हनीवेल से भी मिलना चाहिए। रुथ हनीवेल जब ये जेल चला जाता है तो वो किसी और आदमी से उसका चक्कर चलने लगता है। ओके, तो वो बाद में ये सारी चीजें होती हैं जब उसको पता चलता है विलियम फाल्डर को, तो उसका दिल तो वैसे ही टूट जाता है कि अब वो आगे क्या करेगा। तो एक्ट 4 में क्या होता है कि वापस जब निकलता है वहां से अपनी सजा पूरी करके, तो ये जो जेम्स हाउ और वॉल्टर हाउ के पास रुथ विल जाती है, कहती है कि इन दोनों इसको रख लो कंपनी में। तो जो जेम्स हाउ वॉल्टर हाउ कहते हैं कि उसे जो भी जेल में अब तक चीजें हुई हैं, पहले जो चीजें हुई हैं उनको वो भूलना पड़ेगा, उसको एक अच्छी तरीके से जब वो काम करना स्टार्ट करेगा पुरानी चीजों को भूल के तभी उसको रखेंगे। लेकिन जो ब्रिटिश लीगल सिस्टम में अगर उसको जेल हो गई थी और कहीं उसको काम नहीं मिलने वाला था, इसलिए उसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो थी वो खत्म हो गई थी। अब वो काम कैसे करेगा यहीं पर आके, तो यही चीजें होती है। फिर अंत में क्या होता है कि ये डिटेक्टिव आता है और देखता है मतलब कि मतलब सब चीजें सही चल रही हैं नहीं चल रही हैं, एक उसके ऊपर हमेशा नजर रखी जा रही थी। तो इन सारी चीजों की वजह से क्या हुआ, विलियम फाल्डन ने खुद सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, वो मर गया। यानी कि उसको पूरी तरीके से जस्टिस नहीं मिली थी। ओके, यानी वो अपनी सजा तो पूरी कर लिया था लेकिन फिर भी उसके ऊपर एक डिटेक्टिव था और वो जिससे प्यार करता था वो भी उसके लिए लॉयल नहीं रही। तो इन सारी चीजों से तंग आके वो क्या किया, वो अंत में मर जाता है। ओके, अंत में सुसाइड कर लेता है। तो इस तरीके से ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी तरीके से और भी सारे प्लेस को कंप्लीट करेंगे, सारी शॉर्ट स्टोरीज को गाल्सवर्दी के कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।